तो दोस्तों मैं हूँ शेखर। आज हम लोग दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान और अच्छा ढंग से पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि CTET का EVS का पोर्शन है। इसमें हम लोग बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम समय में अच्छी नॉलेज को ग्रहण करने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, तो उसकी फ़ायदा और नुकसान को देख लेते हैं क्या है। तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब यह बिल्कुल सामने देखता है तब इसकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। पक्षियों के बारे में ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमा कर ही आसपास की चीज़ों को देख सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पक्षी जब दोनों आँखों की एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती है तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना देख सकता है, तो उसको याद कैसे रखा जाएगा। चील, बाज और गिद्ध कितना पैर होता होगा? 2। उसमें बस 2 जोड़ लेना है अलग से, तो 2 2 4, मतलब 4 गुना देखने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे ही शेर, बाघ, चीता होता है। शेर, बाघ और चीता, तो इसका पैर कितना होता है? 4, उसमें भी 2 जोड़ लेना है, तो 4 2 6, तो 6 गुना होता है देखने की क्षमता। ऐसे ही याद करना है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाता है, जैसे कि कुत्ता हुआ। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। यह NCERT ये सभी NCERT से लिया गया है। NCERT का ये सब की पॉइंट है दोस्तों। ये बस की पॉइंट आप ध्यान रखिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उसके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालता है। अगली पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती है। अगली पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, समझ में आ जाती है कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहां का इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। वहां पे सुनामी आने वाली थी। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा होती है, बिल्कुल होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। और ये स्लॉथ के बारे में मैं तो लेक्चर में बताया था कि कैसे इसमें क्या है। सभी पॉइंट यहाँ पे की पॉइंट के रूप में मैं बता दे रहा हूँ। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है बिल्कुल। ये स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर मस्ती के साथ सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। अब बाघ, यही मैं बताया ना कि बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना देख लगता है? 6 गुना। बाघ का पैर 4 होता है, 4 2 6 हो गया। बाघे की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिल जाती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गरजने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर
पहचान कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकता है। अब एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब भारत का सबसे प्रथम नेशनल पार्क यही है। तो दोस्तों आप ये बताना कि इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या हो गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में क्या नाम है, यही जानने का मतलब है। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी की बनाई जाती है। तुम्बा, खंजरी और बीन किसकी बनती है? सूखी हुई लौकी की। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं, जिसका नाम है नाग, करैत, दुबैया और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है अफाई होता है, अफाई। नेक्स्ट, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और यह सीरम जो होता है यह प्राथमिक चिकित्सालय में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। उड़ीसा के कालाहांडी में क्या किसकी पैदावार ज़्यादा होती है? तो चावल की। अब चीज़ें और घरेलू उपाय, जैसे कोई वस्तु है उसको जैसे कि सड़ने गलने से बचाने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे दूध है तो दूध को कैसे लंबे टाइम तक संरक्षण किया जा सकता है? तो एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखना चाहिए। पके हुए चावल को, अगर पक गया चावल तो उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए क्या करना होगा? गीले कपड़ों में लपेट कर रखा जा सकता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत है। दूध को लंबे टाइम तक रखने के लिए उसको क्या करना होगा? उबालना चाहिए। पके हुए चावल को लंबे टाइम तक रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको छोड़ो, हरा धनिया को क्या करना चाहिए? तो गीले कपड़ों में लपेट कर रखना चाहिए। प्याज लहसुन को क्या करना चाहिए? खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखना चाहिए लहसुन को और प्याज को। और दूध जो होता है तो एक कटोरी में डालकर उसमें पानी के बर्तन में रखना चाहिए। वो नहीं, दूध का जो है दूध, एक सेकेंड, अब सही है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे दूध है तो दूध को उबालना चाहिए। पके हुए चावल को क्या करना चाहिए? एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखना चाहिए। हरा धनिया को गीले कपड़े में रखना चाहिए। लहसुन प्याज को खुले में रखना चाहिए तथा नमी से बचा कर रखना चाहिए। आत्रेयपुरम जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ और अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी तंद्रा, मराठी में आम्बावड़ी कहा जाता है। स्वाद और पाचन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। अम्लीय नहीं, अम्लीय होता है, एसिड होता है, एसिड। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करता है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है। क्यों? इसलिए कि ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा, मतलब सड़न होने लगता है। पीचर प्लांट को नेफेंथिस भी कहा जाता है। निपेंथिस, यह इस पौधे को घटपर्डी भी कहा जाता है। घटपर्डी भी कहा जाता है। निपेंथिस को घटपर्डी कहा जाता है।
और यह कीड़ों को आकर्षित कर उसे मार देता है। यह भारत में मेघालय मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। पीचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उसका शिकार कर लेता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वेलक्रो। वेलक्रो ये होता है जैसे कि बैग वगैरह पर चर्च की तरह आवाज़ करता है, शो करता है, वही है। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। का आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल ने, इसका नाम बोल दे रहा हूँ, जॉर्ज मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल जॉर्ज मिस्ट्रल ने खोज किया था 1948 में। इसको यह विचार कांटों वाले बीज से बनाया था। जैसे कांटों वाला जो बीज होता है उसी को देखकर उसी के आधार पर इसको बना दिया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। जैसे ये नारियल है, नारियल का पेड़ जैसे कि अगर समुद्र में गिर गया तो बहते बहते किसी और देश तक चला जाता है। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करता है। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उसमें सोयाबीन के बीज निकल आता है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया था? दक्षिण अमेरिका से आया था भारत में। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आया था भारत में। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। गढ़सीसर झील होता है, गढ़सीसर झील कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो असम में होता है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उसकी पूजा करते थे। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। गजब की बात। कुएं और झीलों के सूखने के कारण अब क्या वजह है, कैसे सूख गया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। बिल्कुल अब झीलें भी कम हो रही, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई थी। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावड़ी थी। बावली लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ रहता है बावड़ी। नेक्स्ट, लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावड़ी से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। अल बरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। अल बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अल बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। मृत सागर में देखो, अगर कोई व्यक्ति डूबना चाहे तो जानबूझकर भी नहीं डूब सकता, क्योंकि वो डूबने देता ही नहीं है। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में, यहाँ पे अमृत नहीं मृत है यार, कैसे टाइप हुआ है। यह मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूब नहीं सकते और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। मलेरिया में बुखार, कंपकपी और ठंड के साथ आती है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है।
मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती है। एल्गी या शैवाल एक तरह की जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रास ये लिखा हुआ है रोनाल्ड रोनाल्ड रास ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स मतलब परजीवी से होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह मेरा सेशन? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की NCERT EVS नोट्स की सभी की पॉइंट। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लंबे टाइम तक देखना होगा, जिससे तभी ये समझ में आएगा। स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ। कम टाइम में ही बहुत कुछ नॉलेज हो सकता है। तो यह बस रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है। इसमें सभी छूटा हुआ इसमें याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। गजब, अच्छी यहाँ पर देखने वाली बात है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। अपने यहाँ तो नमक खाया जाता है। अगला क्या है? डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। लगभग कितना? कहीं कहीं 360 देता है, कहीं कहीं 270 डिग्री होता है, लेकिन 270 ही सही है, क्योंकि 360 जब घुमाएगा गर्दन टूट जाएगी। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करता है और गर्माहट भी देता है। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और फिर नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदियों को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुई ब्रेल की 3 साल की किसी उम्र में घटना से इनके आंखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से किसे जाना गया? बस, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अब शुरुआत में बर्तन पत्थर या फिर चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। लेक मतलब झील होता है, तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करता है सब। हाउस बोट कहाँ है? श्रीनगर, मतलब कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है हाउस बोट। ये घर है, एक तरह की नाव ही होती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों के कीड़ों से बचाता है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाया जाता है। इसके सूप को लिंग हु फेन कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, एकदम बिल्कुल यही लाइन पूछी गई थी। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। वल्चर या फिर गिद्ध मरे जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है।
हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है दोस्तों, और हमिंग बर्ड ही विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहा जाता है, इसका और नाम है गुंजन पक्षी। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग का होता है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होता है। यह बांस से बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाया जाता है। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ता है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाया जाता है और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाया जाता है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली क्या होती है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बनाता है। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चलती है। ऊंट से समझ जाना कि ऊंट कहाँ मिलता है। राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। इसी से समझ में आ जाएगा कि ऊंट गाड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है बैलगाड़ी। जुगाड़ गाड़ी, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटों में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताकि बर्फ में पैर धंस जाता है और बर्फ अगर जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकता है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता होता है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रखे रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर भी दिखाई देता है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होता है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता है। जानवरों के खाल पर डिजाइन उसके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। हाथी के बारे में क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हम जो जान लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इसके शरीर को उसको ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरी नेतृत्व करती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चा होता है। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने के से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक गए थे, मतलब पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद
भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा गर्ल, मतलब कि गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार, मुजफ्फरनगर, लुचाहा गाँव, लुचाना बोचाहा गाँव था, लुचाहा नहीं बोचाहा गाँव था, बोचाहा गाँव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। बहुत अच्छा। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त करता है। मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए, रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और काम नहीं कर सकते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। कितना अच्छी बात है। काम करने वाले मधुमक्खियाँ इसी शहद से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। चींटी, दीमक और ततैया, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधी धाम अहमदाबाद वलसाड कहाँ है? गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? केरल के मडगांव में। मडगांव गोवा, लाल मिट्टी वहाँ मिलती है। गोवा से केरल तक रेलवे के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, एक कन्नड़, ये सब भाषाएँ हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और माँ की माँ को अम्मूमा कहा जाता है। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में छेड़गुडू, हुतूतू, हाडूडू, छूकिट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती है। कड़म मल्लेश्वरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कड़म मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब वह 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कड़म मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। कितनी अच्छी बात है, भारत के लिए 29 मेडल मिला है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। बस इतना याद रखना है। अब मधुबनी, ये मधुबनी बिहार में एक जगह का नाम है। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी से प्रसिद्ध है। के से केरल, के से केला, बस समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन मतलब कि वो क्या कहा जाता है? ड्रम स्टिक होता है, उसी को सहजन कहा जाता है। गुलदावरी, जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा भी जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र मतलब कि वो
सेंट जो होता है ना उसी को कहा जाता है इत्र। डेरा गाजी खाना कहाँ है? पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खाना कहाँ है? पाकिस्तान में। डेरा गाजी खाना पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। सोहाना गांव ये तो हरियाणा में पड़ता है। सोहाना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। गुड़गांव। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालकर पीना चाहिए। वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जुलाई में प्याज किस महीने में उगता है? जुलाई में। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कोरिगो कहा जाता है। कोरिगो, हल को कोरिगो कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक में। कोरिगो किसका नाम है? हल का। बस हो गया। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेता है और फसल कम होती है। तो खरपतवार को नष्ट करने वाले खरपतवारनाशी एक है 24D। 24D खरपतवारनाशी इसको कहा जाता है। यह एक दवा होता है 24D। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहा जाता है। हंसिया होता है एक, उसी को कहा जाता है इल्गे। गीजू बधेका के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वहाँ बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो मैं इसका लेक्चर दे दिया हूँ, वहाँ से भी देख लीजिएगा इसको, ना समझ में आए तो। वैसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कलचीड़ी, इसको ही इंडियन रोबिन कहा जाता है। कलचीड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचीड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। अब कौवे के बारे में देखते हैं क्या है फैक्ट। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवा भी उसके अंडे को सेती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, बिल्कुल। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है, तो दिया था पॉइंट। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है। कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। इतनी गलत चीज़ है, ये तो धोखा है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में या फिर मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या फिर खंडहर में घोंसला बनाती है। बसंत गौरी, यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करता है और पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है। दर्जन चिड़िया, मतलब अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। दर्जन चिड़िया का काम है। शक्करखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। लटकता हुआ जो इसका घोंसला होता है यह लालटेन की तरह होता है। लालटेन की तरह होता है इसका घोंसला। शक्करखोरा यह अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाता है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाता है। कैसे? मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए नर वीवर पक्षी इसके घोंसले का निर्माण करता है और उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाता है तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन, पानी में। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।